हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज की हमारी इंग्लिश पेडागोजी की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं इंग्लिश पेडागोजी कंटेंट की। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने चैनल पर, जाकर आप तीनों वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो, ठीक है। और जो भी इस वीडियो पर न्यू आए हैं या फिर इस चैनल पर न्यू आए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये हमारी देखिए इंग्लिश पेडागोजी की 4th क्लास है। और आप बीच में से समझोगे तो आई डोंट थिंक दैट कि आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरा पर्सनल आपके लिए जो रिकमेंडेशन रहेगा वो ये रहेगा कि पहले आप जो है उन 3 वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश और प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तीसरा हम इसके कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ मैक्सिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो इसके देखिए जो इंग्लिश है उसको पढ़ाने के मेन 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेकंड होता है हमारा लिटरेरी डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट से मतलब है कि लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाना, निपुण हो जाना। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है इसकी बेसिक्स मतलब जो लैंग्वेज है उसमें क्या है, 4 ही स्किल्स हैं, एल एस आर और डब्ल्यू, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि इन चारों स्किल्स में आप बहुत अच्छे हो जाएं, लैंग्वेज में बहुत अच्छा डेवलपमेंट अपना खुद का कर पाएँ, ठीक है। आप इंग्लिश लिखने में भी बहुत अच्छे हों, आप इंग्लिश पढ़ने में भी बहुत अच्छे हों, इंग्लिश स्पीकिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश लिसनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ये आपका होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बाकी दूसरा आपका होता है लिटरेरी डेवलपमेंट, यानी कि आगे लैंग्वेज में आप कुछ कर पाएँ। जैसे कि बहुत से लोग लिंग्विस्टिक बनना चाहते होंगे मे बी, तो लैंग्वेज के फील्ड में आप कुछ करें, वो होता है हमारा लिटरेरी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश। देखिए ये जो मैं आपको सीरीज़ करवा रही हूँ, 4 से 5 वीडियोज़ में आपकी पेडागोजी खत्म हो जाएगी इंग्लिश की, ठीक है। और वेटेज आपका बहुत है, 15 मार्क्स का वेटेज है, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। अब इसमें से आप ये मत सोच लेना कि मैं ये छोड़ दूँ या ये छोड़ दूँ। ये सिलेक्टिव थिंग्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वही आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये चीज़ छोड़ दें या फिर ये चीज़ छोड़ दें, ठीक है। जो भी करवाया जा रहा है हर एक टॉपिक आपको तैयार करना है अगर आप पेडागोजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश की, तो ठीक है। अब प्रॉब्लम्स हमें क्या फेस करनी पड़ती है जब हम टीचिंग इंग्लिश को टीच करते हैं। तो इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकंड लैंग्वेज। सबको पता है हमारे यहाँ जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज की तरह ट्रीट की जाती है। टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश वन शुड हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि अगर किसी को इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना है, निपुण होना है, निपुण होने से मतलब उसमें बहुत अच्छा करना है, तो क्या होना पड़ेगा, वन शुड हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है इसके पार्ट्स। जैसे कि इसका साउंड, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वो एक तरीके से होना चाहिए, प्लस आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। तो इन सभी पार्ट्स में भी आप अच्छे होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डोंट गेट एनवायरनमेंट आउटसाइड स्कूल। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ती है ये सबको पता होगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ वन कॉमन थिंग दैट वी डू नॉट गेट एनवायरनमेंट। हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ स्कूल में मिल जाता है। मान लीजिए 1 से 2 क्लासेस मिल गई, या फिर आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पर बिल्कुल आपसे सिर्फ इंग्लिश ही स्पीकिंग करवाई जा रही है, और तो फिर आपको सिर्फ 6 से 8 घंटे ही सिर्फ मिलेंगे। बाकी आप अगर अपने स्कूल से घर आओगे तो फिर वहाँ आपका एनवायरनमेंट नहीं मिलता है आपको। नेक्स्ट, लैक प्रोफिशिएंसी इन टीचर। यस, बिल्कुल करेक्ट है ये। और इसी वजह से जो है मोस्टली स्टूडेंट जो है नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि जो टीचर होता है इंग्लिश का उसको भी प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, उसको भी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आना चाहिए, इस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है। उसका साउंड, उसकी लिसनिंग पावर, उसकी स्पीकिंग, एवरीथिंग शुड बी ग्रेट। अगर एक टीचर की अच्छी होगी तो ऑब्वियसली एक टीचर जो है स्टूडेंट के लिए क्या होता है, रोल मॉडल होता है, वो उसकी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, है ना। थर्ड, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का जो है कहीं ना कहीं वो गलत मेथड यूज़ करते हैं, एक ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न है या प्रॉब्लम हम कह सकते हैं इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश पढ़ाने में, वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस। यानी कि हमने देखा है सीबीएसई का इंग्लिश का सिलेबस कुछ अलग है, यूपी बोर्ड का कुछ अलग है, आईसीएसई बोर्ड का कुछ अलग है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल्स, यानी कि टीचिंग मटेरियल्स अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल्स, या फिर हम कहें कि जितना होना चाहिए मटेरियल्स वो नहीं होते हैं। लास्ट है ओवर क्राउडेड क्लासेस। एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे कर दिए हैं ना, अब क्या होगा, इंडिविजुअली आप बच्चे पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर 10 से 12 बच्चे हैं तो आप हर बच्चे से जो है स्पीकिंग करवा पाओगे, हर बच्चे से जो है रीडिंग करवा पाओगे। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो आप क्या वही 8 से 10 बच्चों से करवा पाओगे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि इंग्लिश टीच करने में फेस की जाती हैं इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इस लैंग्वेज को टीच करने के। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इट इज़ अ प्री रिक्वेस्ट टू अ लैंग्वेज।
टू लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी कि ये क्या होती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, प्री रिक्वेस्ट का मतलब होता है फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि पहली ज़रूरत होती है हमारी किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, वो होती है मोटिवेशन। यहाँ सिर्फ लैंग्वेज की बात हो रही है। देखिए अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी आप स्टडी से रिलेटेड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो मोटिवेशन तो वैसे भी आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि प्री रिक्वेस्ट क्या होती है, तो वो मोटिवेशन होता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है लैंग्वेज को सीखने का, ठीक है, तो आप जो है उसको बहुत अच्छे से सीख पाओगे। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, ये क्या करता है, लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, डेडिकेशन नहीं होगा आपको उस चीज़ के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हैबिट इन्फॉर्मेशन बार बार करने की हैबिट होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि इंग्लिश हम इमिटेशन के थ्रू भी सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू, ड्रिल भी देखिए इसी प्रैक्टिस जैसा ही होता है, उसमें भी आपको कुछ चीज़ें जो हम बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती हैं, जिसको हम ड्रिल के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, यानी कि बोलकर सीखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। नेचुरल ऑर्डर जैसे कि एक नेचर में तरीके से, जैसे कि पहले आप लिसनिंग करोगे, फिर आप स्पीकिंग करोगे, फिर आप रीडिंग करोगे, फिर आप राइटिंग करोगे, तो ये होता है आपका नेचुरल ऑर्डर। लास्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, यानी कि मदर टंग आपकी जो मातृभाषा है उसके थ्रू इंग्लिश सीखना। तो ये आपके 7 से 8 प्रिंसिपल थे। ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोठारी कमीशन के बारे में। तो कोठारी कमीशन सबसे आपको पहले पता होना चाहिए, इन्होंने क्या दिया था कोठारी कमीशन ने, इसने दिया था 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, याद रखना, हाईलाइट कर लेना इस पॉइंट को कि 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने दिया, तो आपको वहीं तुरंत टिक करना है कोठारी कमीशन। ठीक है, अब ये किस ईयर में आया था, तो वो भी आपको याद रखना है, 1964 से 1966। ठीक है, इन हिंदी स्पीकिंग इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था, तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, यानी कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी होनी चाहिए, दूसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, और तीसरी लैंग्वेज आपकी MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से होनी चाहिए, जो कि आपकी कितनी है, 22 भाषाएँ हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, और इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़, यानी कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज उसकी क्या होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वो होनी चाहिए। मान लीजिए आप जैसे कि मैं बात करती हूँ, जैसे कि मान लीजिए तमिल या फिर फ्रेंच, आपकी रीजनल लैंग्वेज फ्रेंच है। ठीक है, तो वहाँ पर सेकंड जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वो हिंदी लैंग्वेज को दी जानी चाहिए, और थर्ड आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक, और नेक्स्ट है आपका इट्स प्राइमरी एम टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल हार्मनी, यानी कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है बहुभाषावाद, यानी कि एक से अधिक भाषाओं को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कोठारी कमीशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगजिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मैगजिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि टीचिंग के भी कुछ क्या होते हैं, यूनिवर्सल। देखिए मैगजिम्स क्या होता है, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, दीज मैगजिम्स हेल्प टू टीच सिस्टमेटिकली, यानी कि ये जो मैगजिम्स होते हैं इनको हम सूत्र बोलते हैं लैंग्वेज टीचिंग के, यानी कि टीचिंग को पढ़ाने के कुछ सूत्र होते हैं। अगर आप इन सूत्र, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, ये दीज मैगजिम्स हेल्प टू टीच सिस्टम, यानी एक सिस्टम से पढ़ाने में आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, एक सिस्टम से सीखने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ 4 से 6 तो ये आपके 6 मैगजिम्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वैसे इनमें से ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं गया है, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी आप एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है आपका नोन टू अननोन, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को कि पहले उनको जो चीज़ ज्ञात है, यानी जिस चीज़ को वो जानते हैं उससे स्टार्ट कीजिए, जिससे वो आप जो लर्निंग आप जो टीचिंग आप कर रहे हो, जो चीज़ आप उनको सिखाना चाहते हो उस चीज़ से वो जुड़ पाएँ। फिर उसके बाद जो नहीं जानते हैं उस चीज़ को सिखाइए। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर, बिल्कुल सही। पहले आप उनको सरल चीज़ें, यानी कि जो ईजी चीज़ें हैं जिनको वो अच्छे से सीख सकते हैं, पहले स्टार्टिंग से ईजी से शुरू कीजिए, फिर उनको क्या कीजिए, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल चीज़ों को भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह सिखाइए। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि मूर्त का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनको वो देख सकते हैं, अमूर्त का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनको वो देख नहीं सकते, जिनको वो उनके सामने नहीं है, उनका क्या करते हैं, वो चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो पहले आपको ऐसी चीज़ों से रिलेटेड उनको टीचिंग करनी चाहिए जिनको वो देख सकते हैं, जिनको वो समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट पर जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है आगमन से निगमन की ओर, यानी कि पहले उनको आपको क्या करना चाहिए, उदाहरण के थ्रू समझाना चाहिए, उदाहरण से फिर नियम की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा होल टू पार्ट, यानी कि पहले क्या करना चाहिए, उनको एक
स्टोरी एकदम ब्रीफली बता दी, फिर उसको पार्ट्स में समझाया धीमे धीमे, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी कि पहले इसको एनालिसिस किया पूरा कि ये इतने प्रकार के होते हैं, इसमें ये होता है, फिर उसका पूरा सिंथेसिस यानी पूरा एक करके उसको पढ़ाया। एनालिसिस का मतलब है किसी चीज़ को डिवाइड करना, और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। तो ये सब मैक्सिम्स थे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे। आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दे आर डूइंग सो थ्रू, यानी कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज स्ट्रक्चर में मास्टर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर में, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, बिना किसके फैक्ट्स के अवेयर हुए, यानी कि बिना फैक्ट्स को जाने हुए। दे आर डूइंग सो, यानी कि वो किसके थ्रू कर रहे हैं, तो यूज़ ऑफ ग्रामर विद अ फोकस ऑन रिलेवेंट स्ट्रक्चर, यानी कि वो ग्रामर का यूज़ कर रहे हैं वो विद फोकस ऑन रिलेवेंट स्ट्रक्चर के साथ, तो वो ऐसा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ़ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग बेटर कब अचीव होती है, तो इस फंक्शनल इन टर्म ऑफ दियर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल्स, यानी कि जो भी फंक्शन है वो उसकी लाइफ की वैल्यूज़ या गोल्स बन जाएं, तो वो जो है बेटर तरीके से अचीव कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्री रिक्वेस्टिक टू लर्न अ लैंग्वेज, तो अभी मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री रिक्वेस्ट, तो प्री रिक्वेस्ट होता है हमारा मोटिवेशन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, तो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, तो मैनी लिंग्विस्टिक आर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मदर टंग, ठीक है। तो बहुत से जो भाषाविद थे वो क्या थे, मदर टंग के यूज़ के क्या थे, अगेंस्ट थे। इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि जो फॉरेन लैंग्वेज, मान लीजिए आप जैसे बहुत से लोग हिंदी टू इंग्लिश सिखाते हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो वो हिंदी के थ्रू यानी कि मदर टंग के थ्रू सिखाएंगे, लेकिन जो लिंग्विस्टिक थे बहुत सारे वो इसके विरुद्ध थे, वो ये बोल रहे थे मदर टंग के थ्रू जो है इसको नहीं पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि टारगेट लैंग्वेज हमारी क्या है, इंग्लिश, इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड मीन्स लेवल अप करेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, यानी कि हम अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम में हमें क्या करना है, पहले सिंपल चीज़ों को उनको बताना है जिससे वो उस चीज़ से जुड़ पाएँ, उस चीज़ को समझ पाएँ। अगर आप पहले से ही उनके सामने जटिल चीज़ें रख दोगे तो बच्चे उस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको पहले सिंपल के थ्रू जाना है जिससे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने में, क्योंकि वो बताएंगे, अगर आप उनसे सिंपल चीज़ें पूछोगे है ना, तो वो बता पाएंगे, फिर वो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको भी पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। इन जनरल द यूज़ ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि जो मदर टंग होती है वो क्या कर सकती है, जनरली ऐसा माना जाता है, वो जो हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, मान लीजिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके एक्विजिशन में, उसको ग्रेड करने में क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब हम समझते हैं 3 वर्ड्स के बारे में जहाँ से आपको क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ईजी वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है होमोग्राफ, तो होमोग्राफ का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है एक जैसा, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, यानी कि ऐसे वर्ड जो एक जैसे लिखे जाते हैं। A homograph is a word that shares the same written form as another word but has a different meaning, एक जैसे लिखे जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो लिव और लाइव, लाइव मीन्स लाइव आना और लिव मीन्स हो गया आपका रहना, ऐसे ही आपका लीड और लेड, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हम बात करते हैं होमोफोन की, तो होमो का मतलब फिर से वही एक जैसा, फ़ोन का मतलब हो गया आपका आप बोलने से रिलेटेड लगा सकते हो, फ़ोन पर अब बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनको हम एक जैसा प्रोनाउंस करते हैं, एक जैसा बोलते हैं, लेकिन वो लिखे अलग अलग जाते हैं और उनकी मीनिंग भी अलग होती है, तो वो क्या होते हैं, हमारे होमोफोन होते हैं। होमोफोन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, यानी कि स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, जैसे TWO2 और TOO2, इनको बोलते तो हम एक जैसा है, टू और टू ही बोलेंगे, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है, इसका मीनिंग भी अलग है। टू मीन्स दो हो गया, टू मीन्स होता है भी, ठीक है। ऐसे ही आपका सन और सन मीन्स बेटा हो गया, सन मीन्स सूरज हो गया, स्पेलिंग भी अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोनिम की, तो होमोनिम क्या है, होमोनिम इज़ अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, यानी कि ये लिखे भी एक जैसे जाते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि हम प्रोनाउंस भी इनको एक जैसा करते हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग होता है, जैसे सूट और सूट, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इनसे दो चार क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। अ वर्ड विद डिफरेंट स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट द डिफरेंट मीनिंग इज एन, यानी कि स्पेलिंग भी डिफरेंट है और जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये होमोफोन, यानी एक जैसे बोले जाते हैं, तो होमोफोन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है वाइल रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट सम पेयर्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोग्राफ। होमोग्राफ मतलब जो एक जैसे लिखे जाते हैं, तो लीड और आपका लेड का मतलब आपका यहाँ मेटल से है, दूसरा लेड आपका मतलब लीड करना, किसी को गिव डायरेक्शन देना, लीड वाला, ठीक है। यहाँ लेड एक मेटल और धातु है।
नेक्स्ट, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज़ नोन एज। यानी कि ये आपको याद रखना है, न्यू क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड, एक जैसा साउंड होता है, एंड स्पेलिंग भी, बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं, मीनिंग उनके डिफरेंट होते हैं, इट इज़ नोन एज। तो इसको हम कहते हैं होमोनिम। सॉरी, डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है ये, वो कुछ और ही डिफरेंट, अभी बताती हूँ मैं आपको क्या था वो। तो होमोनिम, इसको हम क्या कहते हैं, होमोनिम। ठीक है। मैं जिसकी बात कर रही थी वो है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी क्या होता है, वर्ड विच हैव 2 और मोर मीनिंग टिल 5, यानी कि ऐसा वर्ड जिसके 2 या 2 से अधिक मीनिंग होते हैं, 5 लगभग उसके 5 मीनिंग तक हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसेमी। तो ये कि क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका, द फिनोमिना वेयर अ सिंगल वर्ड एसोसिएटेड विद 2 और सेवरल रिलेटेड मीनिंग इज़ नॉन एज। तो इसको हम कहते हैं पॉलीसेमी। जो 2 और 2 से भी अधिक मीनिंग से रिलेटेड होता है वो हमारा कहलाता है पॉलीसेमी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।